नमस्कार, आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड में, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आएँगे। यानी 2014 का प्रश्न पत्र को आधार बनाकर आपके सामने कुछ प्रश्न रखे जा रहे हैं कि प्रश्न कैसे आते हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी है। शिक्षण अभिरुचि में से वो 40 अंक के प्रश्न स्क्रीनिंग परीक्षा में पूछे जाएगा, ऐसा आयोग ने स्पष्ट किया है। तो और जो 40 अंक का शिक्षण अभिरुचि होगी, उस 40 अंक के शिक्षण अभिरुचि में 2014 में जो पेपर हुआ था, उसमें किस तरीके से प्रश्न आए थे, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण आप लोग एक बार कर लेते हैं, तो फिर प्रश्नों को समझने और उस टॉपिक को समझने में या उस सिलेबस को समझने में हमें आसानी होती है। तो देखते हैं कि क्या है। आपको सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, आयोग ने स्पष्ट सिलेबस में दिया है भारतीय शिक्षा व्यवस्था। उस भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जैसे क्या-क्या पूछेगा वो, राधा कृष्णन आयोग पूछने वाला है, मुदालियर आयोग पूछने वाला है, कोठारी आयोग पूछने वाला है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में वो पूछेगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के बारे में पूछेगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के बारे में पूछेगा, और अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में। अब इसी के साथ साथ हमको जो नई शिक्षा नीति अभी अभी जो सामने आई है, उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में वो पूछने वाला है, समानता के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और ई गवर्नेंस। ये भाग 1 है। इसमें इतनी चीज़ें लगभग हैं, जिसमें हम आज जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, इसमें से इन्हीं टॉपिकों को आधार बनाकर किस तरीके से उसने प्रश्न पूछे थे, वह जान लेंगे। वह जानना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा कैसे प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न उसने पूछा है कि निम्नलिखित आयोगों में से किसने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया था। यदि सिलेबस को आपने ध्यान से देखा होगा, तो उसमें जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, उस भारतीय शिक्षा व्यवस्था वाले पार्ट में ये चीज़ें मेंशन हैं। तो ऑप्शन उसने दिए हुए हैं कौन कौन से, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग और हंटर आयोग। अब ये चारों आयोग अलग अलग हैं, इस चीज़ को जानिएगा आप। राधा कृष्णन आयोग, इसका जो सही आंसर है वो है राधा कृष्णन आयोग। यानी राधा कृष्णन आयोग में ग्रामीण विश्वविद्यालय की बात कही गई थी, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। राधा कृष्णन आयोग जो कि उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया था, इस बात को स्पष्ट किया गया है कि उच्च शिक्षा के लिए इसको बनाया गया है। कब बनाया गया, सबसे बड़ी बात है, तो 4 नवंबर 1948 को। ये ध्यान देखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस बार 2014 में तो उसने ये प्रश्न पूछा था, और इस बार इस प्रकार के प्रश्न में थोड़ा परिवर्तन होगा। तो वो ये पूछ सकता है कि जो राधा कृष्णन आयोग है, उसकी स्थापना कब हुई, यानी कब वो बना, उसको कब स्थापित किया गया, कब उसकी नियुक्ति हुई। तो 4 नवंबर 1948 को, यानी 4 नवंबर 1948 को, यानी 4 नवंबर 1948 को क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसलिए उन्हीं के नाम से क्या है, इस आयोग का नाम है। आपको जानना है कि ये जो इनके द्वारा सुझाव, यानी जितने भी आयोग इसने हमारे सिलेबस में दिए हैं, उन सभी आयोगों में क्या सुझाव, शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए कौन से सुझाव दिए हैं, यह जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है, और वहीं से प्रश्न बनता है। तो ऑप्शन आए हैं आपके राधा कृष्णन आयोग। आपको पता होना चाहिए कि राधा कृष्णन आयोग उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया था, और ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव भी इन्होंने ही दिया है कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना होना चाहिए। यानी जो ग्रामीण हैं, वहाँ उच्च शिक्षा के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ इन विद्यालयों को, यानी रूरल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए, और फिर उनसे कुछ महाविद्यालयों को भी संबद्ध किया जाना चाहिए, ये उन्होंने सुझाव दिया था। यानी विश्वविद्यालय शिक्षा के संगठन के रूप में, संगठन और उसकी संरचना में इस प्रकार का सुझाव दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न इस तरीके से आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर था राधा कृष्णन आयोग। मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा का है। कोठारी आयोग को आप जानते हैं, कोठारी आयोग ये शिक्षा नीति के रूप में 1964-66 में इसका प्रयोग होता है। और हंटर आयोग जो है वो अभी हमारे आयोग में आपको नहीं दिया गया है। हंटर आयोग, इसकी जो हंटर आयोग है वो 1882 वाला है। ये
ये क्या है, 1882 में हुआ था। बीएड के दौरान आपने ये पढ़ा होगा कि 3 जनवरी 1882 को सर विलियम हंटर को इसका जो था वो बनाया गया था अध्यक्ष, और इसमें 20 सदस्य थे, 7 सदस्य भारतीय भी थे। ये चीज़ें जानिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। दूसरा क्वेश्चन, प्यार से ये सारी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। मुदालियर आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था। अब अगला प्रश्न पूछ दिया कि मुदालियर आयोग की स्थापना जो की गई वो क्यों की गई, आखिर किस क्षेत्र में उसको कार्य करने के लिए कहा गया था। आपके पास ऑप्शन, यानी हमारे पास ऑप्शन आते हैं प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा। तो इसका जो कार्य क्षेत्र था वो क्या था, माध्यमिक शिक्षा, यानी माध्यमिक शिक्षा इसका सही आंसर है। ये जानने रखिए जो मुदालियर आयोग है, मुदालियर आयोग के बारे में, यानी जो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, इसके जो अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, वो बात आपको याद रखना है कि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और इसकी जो स्थापना हुई वो हुई आपकी 23 सितंबर 1952 में। ठीक, 23 सितंबर 1952 में। कब हुआ, कितने सदस्य थे, और कितने सदस्य किस क्षेत्र से थे, स्थापना कब हुई, और इस चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, सचिव कौन थे, विशेष इनकी जो सुझाव दिए गए सबसे अच्छा सुझाव उसमें क्या था, इसी तरीके से प्रश्न हमारे सामने रखा जाएगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखने। दूसरा प्रश्न ये था, ये 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था, यानी 2014 में जो इस परीक्षा हुई थी स्क्रीनिंग, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। उसी पेपर से मैं प्रश्न आपको दे रहा हूँ। आगे देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया, अगला प्रश्न पूछ रखा है सर्व शिक्षा अभियान। अब सर्व शिक्षा अभियान जो शुरू किया गया था, जो इसका सही आंसर है वो है 2000 से 2001 वाला। ठीक है, इस वक्त जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनके कार्यकाल के दौरान, उनके समय में ये हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, और इसी वक्त क्या होता है आपको ध्यान में होना चाहिए, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसके तहत क्या होता है, जो प्राथमिक शिक्षा थी उसको मूल अधिकार के रूप में बना दिया जाता है, यानी प्राथमिक शिक्षा जो है वो सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, और जो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी इसमें की गई। फिर इसी के तहत अनुच्छेद 21A या क कहोगे तो वो भी जोड़ा गया है। तो सर्व शिक्षा अभियान से प्रश्न आया है, तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, देखिएगा, प्रश्नों की प्रकृति को समझने की कोशिश कीजिएगा। शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। शिक्षण कौशलों का विकास कहाँ किया जाता है, प्रणाली विश्लेषण द्वारा, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा, अंतःक्रिया विश्लेषण द्वारा, या क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा। और जो शिक्षण कौशल है, जब हम या आप बीएड के दौरान थे तो तब आपको सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता था, और उस सूक्ष्म शिक्षण में इन चाहे प्रस्तावना कौशल हो, चाहे प्रदर्शन कौशल हो, किसी भी प्रकार का, चाहे श्यामपट्ट कौशल हो, किसी प्रकार के कौशल को सिखाने का काम सूक्ष्म शिक्षण द्वारा ही किया जाता है, ताकि आप छोटे रूप में इस शिक्षण को करोगे, यहाँ उन कौशलों को अच्छी तरह से सीखोगे, तब जाकर के बड़ी कक्षाओं में उन कौशलों का प्रयोग कर सकोगे। इसलिए ये यहाँ है, यानी सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षण के कौशलों का विकास किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था उस वक्त में, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर सबसे पहले ध्यान खींचा था। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न दोबारा भी पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या थे हमारे, बुट के घोषणा पत्र ने, जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने, हरटाग समिति ने, या महात्मा गांधी ने। इनमें से सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में जो अपव्यय एवं अवरोधन होता है, इसका अर्थ समझना चाहिए आपको, अपव्यय क्या होता है और अवरोधन क्या होता है, इसको आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि अपव्यय किसे कहते हैं। अपव्यय का अर्थ क्या हुआ कि जब छात्र स्कूल जाता है और किसी कारणवश क्या होता है, 1 क्लास या 2 क्लास पढ़ता है और या 3 क्लास पढ़ता है, उसके बाद वो क्या करता है, छोड़ देता है, तो ये तो कहलाता है अपव्यय, यानी उसने समय का भी और धन का भी क्या किया, अपव्यय किया, और फिर उसने शिक्षा को बंद कर दिया। और अवरोधन होता है जब एक बच्चे को किसी एक कक्षा में एक साल या एक से अधिक साल एक ही कक्षा में रोक दिया जाता है, तो उसको अवरोधन कहते हैं। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में इसका सबसे ज़्यादा, ग्रामीण क्षेत्रों में इसको देखा गया। तो हरटाग समिति ने सर्वप्रथम अपव्यय एवं अवरोधन की तरफ जो है ध्यान खींचा।
फिर उसने इसके कारण भी बताए, सुझाव भी दिए, आदि कार्य उसने किया। तो ध्यान दीजिएगा कि यह काम किसने किया, सर्वप्रथम किसकी ओर ध्यान किसने खींचा, हर्टाग समिति ने। अब जो हमारी सिलेबस में है उससे आसपास की चीज़ें भी हमने पढ़नी बहुत ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। 5वां प्रश्न ये था। अच्छा, छठा प्रश्न क्या है देखिएगा। छठा प्रश्न उसने पूछा है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया। तो इसका जो सही आंसर है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ किया गया, 1988 में। कब किया गया, 1988 में। इस वक्त कौन थे, राजीव गांधी। ये ध्यान दीजिएगा, राजीव गांधी। ठीक, राजीव गांधी के समय 1988 में इसको किया गया। और इसको जो सही डेट इसकी जो है वो है 5 मई 1988 को क्या किया गया, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुरुआत की गई। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से भी आपके सामने प्रश्न आते हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, 7वां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश किसने की थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपके सामने ऑप्शन है राधाकृष्णन आयोग, हंटर आयोग। अच्छा, हंटर आयोग तो जो 1882 में था, इसको यह हमारे सिलेबस में भी नहीं है और यहाँ से प्रश्न नहीं आता। मुदालर आयोग माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, जो कि 1952 में हुआ। और शेडलर आयोग ये 1917 में बना था। ठीक है, इसमें भी ये बात नहीं है। तो इसका जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जो सिफारिश की वो राधा कृष्णन द्वारा की गई, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर। इस बात को ध्यान में रखना। अगर आता है कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति की सिफारिश किसने की, तब आप कहोगे सार्जेंट। जो सार्जेंट रिपोर्ट थी 1944 में उसने की थी। लेकिन उस समिति की जगह उस समिति को आयोग में बदला गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जब आएगा तब आप राधा कृष्णन कमीशन यानी राधा कृष्णन आयोग को सही आंसर देंगे। अगला प्रश्न क्या है, विद्यालय का आंतरिक अनुशासन संभाला जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, आंतरिक अनुशासन की बात इसमें की जा रही है। आंतरिक मतलब उस विद्यालय परिवेश के अंदर का अनुशासन, किसका, विद्यालय का। तो विद्यालय के हमारे घर का मान लो, तो हमारे घर का जो अनुशासन होगा, जो घर का मुखिया है उसके द्वारा संभाला जाएगा। ठीक उसी प्रकार स्कूल का जो विद्यालय है वहाँ का भी जो अनुशासन है वो वहाँ के मुखिया द्वारा ही संभाला जाता है, आंतरिक अनुशासन। बाह्य अनुशासन तो शिक्षक भी संभाल सकते हैं, अन्य लोग भी संभाल सकते हैं, लेकिन आंतरिक अनुशासन किसके द्वारा संभाला जाएगा, मुखिया। तो एक विद्यालय का मुखिया किसको कहेंगे, प्रधानाध्यापक को। तो प्रधानाध्यापक इसका सही आंसर हो गया। राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। विद्यालय या उसके समीप के लोग क्यों उसका आंतरिक अनुशासन में कोई दखल नहीं देंगे। अभिभावक शिक्षक परिषद का भी इसमें कोई रोल नहीं है। तो इसका स्पष्ट रूप से आंसर क्या है, प्रधानाध्यापक द्वारा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है जरा देखिएगा, NCTE। अब जब हम इन NCT, NCERT, SCERT इनको अलग रूप से पढ़ेंगे तब विस्तृत रूप में इसकी चर्चा करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ही जानिए कि NCTE की स्थापना या इसमें जो भी प्रश्न हमसे पूछा गया है, ये पूछ रहा है NCTE को किस वर्ष एक वैधानिक संस्था यानी संवैधानिक दर्जा इसको कब दिया गया, ये पूछ रहा है वो। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। एक है 1993, एक है 1973, 1976, 1995। अब आपको पता होना चाहिए जो NCTE है यानी NCTE है, इस NCTE की स्थापना जो हुई वो कब हुई, 1973 में। 1973 में इसकी स्थापना होती है और उसके बाद 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। यानी वैधानिक संस्था घोषित कब की गई ये पूछ रहा है, यानी संवैधानिक दर्जा कब दिया ये पूछ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1993। फिर उसके बाद 1995 में इसको पुनर्गठित भी किया गया। अगर आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा जो NCTE जो है इसको पुनर्गठित कब किया गया, 1995 में। स्थापना 1973 में, संवैधानिक दर्जा 1993 में। इस बात को याद रखिए कि तीनों डेटों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है वो क्या है, 10वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में NCTE का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, कह रहा है। इस बात को ध्यान, अंत की चीज़ देखिएगा, नहीं है। ठीक है, जयपुर में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, चेन्नई में नहीं है। चौथा जो इसका है वो कहाँ है, बंगलुरु में। कहाँ है, बंगलुरु में। अब इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। और जो पूर्वी है वो तो है भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में पूर्वी वाला है, ठीक है, ईस्ट वाला। और जो पश्चिमी है वो भोपाल में है, भोपाल में पश्चिमी वाला है। इसमें कौन सा है, पश्चिमी वाला, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। और जो जयपुर है इसमें कौन सा है, उत्तरी वाला, इसमें कौन सा है, उत्तरी, उत्तरी वाला कहाँ है, जयपुर में। यानी उत्तरी क्षेत्र का कार्यालय कहाँ है, जयपुर। दक्षिणी क्षेत्र का कार्यालय कहाँ है, बंगलुरु में, दक्षिण वाला बंगलुरु में है। ठीक है, चेन्नई कोई आंसर नहीं है, बल्कि क्या है, बंगलुरु में है, ध्यान दीजिएगा। यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसके कहाँ पर हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी जो भुवनेश्वर है ये है ईस्ट में, ठीक है, जो भोपाल है ये है वेस्ट में, जो जयपुर है ये है नॉर्थ में, और जो चेन्नई है वो क्या है, साउथ में। इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अगर NEWS आपस में इसको मिला दो ये न्यूज बन जाता है। तो जो निम्न में से किस शहर में NCT का क्षेत्रीय कार्यालय है, अगर यदि ऐसा आता है तो आप कहेंगे इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये नहीं है कह रहा था, अगर है हमको पता है तो नहीं है हम कर सकते हैं। 73 में इसकी स्थापना हो रही है। फिर क्या हो रहा है, 93 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है। 95 में इसको क्या पुनर्गठित किया जा रहा है। NCT की यदि बात करोगे आप तो ये क्या है, एक पूर्णकालीन, इसमें इस संस्था में 3 पूर्णकालीन अधिकारी होते हैं। एक इसका अध्यक्ष होता है, एक इसका उपाध्यक्ष होता है, और एक इसका सचिव होता है। और इसके अलावा 52 सदस्य इसमें होते हैं। कुल सदस्य NCT में 52 होते हैं। 3 अध्यक्ष, अगर 3 और जोड़ दो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सचिव, तो कुल संख्या इसकी कितनी हो गई, 55। इस बात को ध्यान रखिएगा, कुल संख्या पूछ सकता है, और या फिर इसके अध्यक्ष के बारे में पूछ सकता है, कितने पूर्णकालीन अधिकारी होते हैं ये पूछ सकता है, कितने अतिरिक्त सदस्य होते हैं ये पूछ सकता है। और इसका जो मुख्य कार्यालय है NCT का, यह है दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में, यानी दिल्ली, यह है कहाँ है, दिल्ली में। उसके अलावा 4 क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो मैंने आपको बता दिए। जो नॉर्थ का है जयपुर में है, जो साउथ का चेन्नई में है, पूर्व का जो है भुवनेश्वर, और पश्चिम का भोपाल में। यहाँ से प्रश्न बनना अगली बार फिर तय है। तो जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि ये जो 40 अंक की शिक्षण अभिरुचि है, ये बिल्कुल 40 में से 40 आपके आने चाहिए। ये पूरी तैयारी, हमारी कोशिश है, इस पर पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। आपका काम है कि आप जो उत्तर की काशी क्लासेस करके चैनल आप यूट्यूब में इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और फिर बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि इसके सारे प्रश्न, मैं सारे प्रश्नों पर इसकी चर्चा करने वाला हूं। और उसके बाद जो इसके सिलेबस के टॉपिक हैं उनको एक एक टॉपिक आपको स्पष्ट रूप से, स्पष्ट अच्छी चीज़ अच्छे से अच्छे रूप में समझा दिया जाएगा। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आपका काम है इसको लाइक करना, इसको सब्सक्राइब करना, और अन्य लोगों तक शेयर भी इसको कर दीजिएगा, और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप चाहते हैं, यदि आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस टेलीग्राम पर आपको क्या होता है, टेलीग्राम पर जुड़ने का आपको फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको संबंधित नोट्स भी प्राप्त हो जाएंगे, स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित नोट्स, और स्क्रीनिंग परीक्षा की क्विज भी इसमें हम लोग कराते हैं। जिस टॉपिक के नोट्स देंगे, जिस टॉपिक का वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेगा, उसकी जो क्विज होगी वो हम टेलीग्राम पे देंगे, और इस टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ सकते हो। इसका लिंक, मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और यदि आप चाहें, हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उत्तर की काशी क्लासेस बागेश्वर करके, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी नोट्स, क्विज, और अच्छी जो करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर शेयर करते हैं, अन्य लोग भी शेयर करते हैं, उसका भी फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। और जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा है, इसका लगभग जो भी 150 नंबर का आपसे पूछा जाता है, क्योंकि 150 नंबर का वो पूछेगा, और ये 150 नंबर आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना है। तो आपको क्या क्या पूछा जाएगा ये तो आपको अच्छे से पता है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या पूछा जाना है। तो इसमें जो सर्वप्रथम 40 अंक का आपको शिक्षण अभिरुचि है, 35 अंक का आपका GS है, 30 अंक का आपका उत्तराखंड है, 25 नंबर का आपका रीजनिंग मैथ है, और 20 नंबर की आपकी हिंदी है। इन सभी को मिला करके 150 मार्क्स होते हैं। तो आपके जो मार्क्स गेन करना है वो 40 वाला जो शिक्षण अभिरुचि है, यहाँ से आप 40 में 40 ला सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। इसके सारे आयोग, जितने भी आयोग इसने सिलेबस में हमसे पूछे हैं, वो हम पूर्ण रूप से उस आयोग पर अच्छे से चर्चा होगी। फिर उस आयोग से बनने वाले संभावित प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे, जो कि टेलीग्राम पर ही आपको प्राप्त होंगे, और यदि आप चाहें तो उसे जुड़ सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।